आईना टॉक्स चैनल पर मैं डॉक्टर इरशाद खानम एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि संपत्ति अंतरण के लिए कौन सक्षम होता है। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 की धारा 7 के अंतर्गत बताया गया है कि कौन व्यक्ति संपत्ति हस्तांतरण के लिए पात्र होते हैं। इस विषय को देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। चलिए हम बात करते हैं संपत्ति अंतरण के लिए सक्षम व्यक्ति की। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 7 उन व्यक्तियों को निर्दिष्ट करती है जो संपत्ति को स्थानांतरित कर सकते हैं, जो संपत्ति का अंतरण कर सकते हैं, संपत्ति का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कर सकते हैं। संपत्ति हस्तांतरण के लिए कौन पात्र है, कौन सक्षम है। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 7 में संपत्ति के हस्तांतरण के लिए पात्रता के जो मानदंड है उसके संबंध में नियम निर्धारित किए गए हैं। संपत्ति हस्तांतरण नियम के अनुसार केवल वही व्यक्ति जो दूसरों के साथ अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सक्षम है संपत्ति हस्तांतरण करने के लिए पात्र है। यानी ऐसा व्यक्ति जो कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हो, कोई भी किसी भी प्रकार की सुविधा करने के लिए सक्षम है, वही व्यक्ति संपत्ति का हस्तांतरण कर सकता है। इसके अलावा संपत्ति हस्तांतरित करने के इच्छुक व्यक्ति के पास हस्तांतरण करने का अधिकार होना चाहिए। यानी कि वो संपत्ति का वास्तविक मालिक होना चाहिए। अगर वो संपत्ति का वास्तविक मालिक नहीं है तो उस संपत्ति को हस्तांतरित करने का उसके पास पावर होना चाहिए, शक्ति होनी चाहिए। इनके अलावा कोई भी संपत्ति हस्तांतरण एक सक्षम व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए जो 18 वर्ष से अधिक आयु का हो। संपत्ति का हस्तांतरण करने वाला व्यक्ति स्वस्थ दिमाग का होना चाहिए। वह ऐसा होना चाहिए जो विधि द्वारा अयोग्य ना हो और नशे में भी ना हो। अब नशे में कब ना हो? जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो, जब वो संपत्ति का हस्तांतरण कर रहा हो। इसके अलावा संपत्ति हस्तांतरण जीवित प्राणियों के बीच होना चाहिए। यानी एक जीवित व्यक्ति दूसरे जीवित व्यक्ति को संपत्ति ट्रांसफर कर रहा हो। यह एक संघ, एक कंपनी या व्यक्तियों का निकाय हो सकता है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 7 की परिभाषा को हम देख लेते हैं जो अंतरण करने के लिए सक्षम व्यक्ति के विषय में बता रही है। हर व्यक्ति जो सुविधा करने के लिए सक्षम हो, यानी कि कोई भी व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो सक्षम है और जो अंतरणी संपत्ति का हकदार हो या अंतरणी संपत्ति के जो उसकी अपनी नहीं है वयन के लिए प्राधिकृत हो। यानी ऐसा व्यक्ति जो किसी भी प्रकार की सुविधा करने के लिए सक्षम हो और जो संपत्ति वो अंतरण कर रहा हो उसका हकदार हो, यानी कि मालिक हो। अगर मालिक नहीं हो तो संपत्ति को बेचने का, हस्तांतरित करने का उसके पास अधिकार हो। ऐसी संपत्ति का अंतरण पूर्णता या भागता तथा अत्यंतिक रूप से या सशर्त उन परिस्थितियों में उतने विस्तार तक और उस प्रकार से जो किसी भी तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा अनुज्ञात और विहित हो करने के लिए सक्षम हो। यानी ऐसा व्यक्ति जो सक्षम है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, जिसकी अपनी प्रॉपर्टी है। अपनी प्रॉपर्टी अगर नहीं है तो किसी व्यक्ति ने उसको ये विधिक अधिकार दिया है कि वो उसकी प्रॉपर्टी को बेच सके, तो उस प्रॉपर्टी को वो शर्त सहित या शर्त रहित पूरी या फिर उसका कुछ भाग जो जिस भी प्रकार से वो संपत्ति का हस्तांतरण करना चाहता है वो कर सकता है, लेकिन तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार ही वो होना चाहिए। इसको थोड़ा सा इजी में देखें तो हम ये कह सकते हैं कि अनुबंध के लिए सक्षम और हस्तांतरणी संपत्ति का हकदार या हस्तांतरणी संपत्ति के
निपटान के लिए अधिकृत प्रत्येक व्यक्ति जो इस धारा के अनुसार उसकी अपनी नहीं है, ऐसी संपत्ति को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से यानी कि उसके कुछ अंश को या पूर्ण या सशर्त रूप से ऐसी परिस्थितियों में उस हद तक और ऐसे तरीके से स्थानांतरित करने के लिए सक्षम है जिससे किसी भी कानून द्वारा अनुमति दी जा सकती है और निर्धारित किया जा सकता है, तो ऐसे संपत्ति का हस्तांतरण वो कर सकता है। अब प्रश्न ये है कि संपत्ति क्या है। संपत्ति शब्द का व्यापक अर्थ में प्रयोग किया गया है। इसको दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, पहला चल और दूसरी अचल संपत्ति। प्रत्येक वस्तु जिसका कुछ न कुछ मौद्रिक मूल्य होता है संपत्ति कहलाती है। यानी कोई भी ऐसी संपत्ति जिसका कोई रुपयों के रूप में, नगद के रूप में या जो करेंसी चल रही है हमारी उसके रूप में उसका मूल्य हो, वो संपत्ति कहलाती है। संपत्ति मूर्त और अमूर्त हो सकती है, यानी कि चल और अचल हो सकती है। जब संपत्ति का हस्तांतरण अधिनियम लागू नहीं हुआ था तब भारत में अचल संपत्तियों का हस्तांतरण अंग्रेजी कानून और इक्विटी के सिद्धांतों द्वारा शासित होता था। इन नियमों कानूनों को परिषद के गवर्नर जनरल के द्वारा पारित किया जाता था। उस समय कानून जटिलताओं से भरा हुआ था, लेकिन यह अधिनियम जब 1 जुलाई 1882 को लागू हुआ तो इसे संपत्ति अंतरण अधिनियम के रूप में जाना जाने लगा और जिससे हमारे देश में लोगों को संपत्ति का हस्तांतरण करना थोड़ा आसान हो गया। ये धारा निम्नलिखित व्यक्तियों को अंतरण के लिए सक्षम बनाती है। यानी कौन व्यक्ति हैं जो संपत्ति का हस्तांतरण कर सकते हैं, तो पहला है अंतरणकर्ता, अंतरणी संपत्ति का हकदार है। दूसरा, हस्तांतरणी संपत्ति उसकी अपनी नहीं है लेकिन वो संपत्ति के निपटान के लिए अधिकृत किया गया हो। और तीसरा, हस्तांतरणकर्ता ऐसी संपत्ति को पूरी तरह से या आंशिक रूप से या ऐसी परिस्थितियों में इस हद तक और ऐसे तरीकों से स्थानांतरित कर सकता है जिसे किसी भी कानून द्वारा अनुमति दी जा सकती है और निर्धारित किया जा सकता है। और अगला है संविदा के योग्य हो। अंतरणकर्ता इस योग्य हो कि वह विधि की दृष्टि से संविदा कर सके। कौन व्यक्ति सक्षम होगा? ये भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के धारा 11 में शर्तें बताई गई हैं। पहली, वयस्कता। संविदा करने वाले पक्षकार बालिग होना चाहिए जिसके लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष होनी चाहिए। और अगर किसी का संरक्षक नियुक्त किया गया हो तो उस कंडीशन में 21 वर्ष होगी। नाबालिग द्वारा किया गया अंतरण जो है वो शून्य करनी ना होकर प्रारंभता शून्य होगा, यानी उसको बाद में शून्य घोषित नहीं करा सकते। जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वैसे ही वह शून्य हो गया है। अब सेकंड है स्वस्थ मस्तिष्क। स्वस्थ मस्तिष्क से संविदा होना ही वैध माना जाता है। उन्मुक्त, पागल या विकृत मस्तिष्क वाले लोगों के साथ किया गया करार अवैध होता है। क्षणिक यानी कि थोड़े से समय के लिए या अस्थायी मानसिक असंतुलन के बीच वह संविदा नहीं कर सकता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो कुछ समय के लिए असंतुलित मस्तिष्क का हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति जिस समय में वो इस कंडीशन में है उस समय वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन संतुलन की सामान्य अवस्था में वह संविदा कर सकेगा और ऐसा किया करार वैध या मान्य होगा। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, उसको बहुत तेज फीवर है, इतना तेज फीवर है कि वो किसी भी बात को ना तो समझ सकता है और ना ही वो अपनी बात को किसी को समझा सकता है। मतलब कि मेंटली वो डिस्टर्ब है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी कंडीशन में अगर कोई इससे जाके किसी डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर करवा लेता है या किसी करार के डॉक्यूमेंट्स पे उससे रजामंदी ले लेता है, तो वो फिर जो है स्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति नहीं कहलाएगा और वो करार जो उसने किया होगा वो शून्य होगा। क्यों? क्योंकि वो एक निश्चित समय अवधि में ही उसको मस्तिष्क जो है वो काम नहीं कर रहा था,
जैसे उसका फीवर उतरा, मेंटली वो ठीक हुआ, उस समय अगर उससे कोई करार किया जाएगा तो वो लीगल होगा। तीसरा, विधिक दृष्टि से अयोग्यता। यदि विधि द्वारा किसी व्यक्ति पर अंतरण करने की अयोग्यता अध्यारोपित कर दी जाए तो उसे अंतरण का अधिकार नहीं होगा। जैसे कोई नाबालिग है और उसको संपत्ति को हस्तांतरण करने का अधिकार नहीं दिया गया है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने का अधिकार उसे नहीं दिया है विधि ने, अगर वो तब भी करता है तो फिर ऐसा करार जो है वो शून्य होगा। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो वैध स्थानांतरण है, जो संपत्ति का हस्तांतरण है वैध रूप से, उसकी आवश्यक शर्तें क्या है। तो पहली आवश्यक शर्त हम देख लेते हैं। हस्तांतरणकर्ता प्रत्येक व्यक्ति जो अपने विवेक से अनुबंध करने में सक्षम है और संपत्ति को हस्तांतरित करने का हकदार है। यह संपत्ति के निपटान के लिए अधिकृत है, वह ऐसी संपत्ति को स्थानांतरित करने के लिए सक्षम होगा। और ट्रांसफरी जो होता है वो प्रत्येक व्यक्ति जो अनुबंध के लिए सक्षम है और कानून द्वारा अयोग्य नहीं है उसको स्थानांतरित किया जा सकता है। संपत्ति को हस्तांतरित किया जाना चाहिए। प्रत्येक संपत्ति हस्तांतरणीय है। हालांकि भारतीय से अनुबंध अधिनियम या संविदा अधिनियम 1872 की धारा 6 के तहत कुछ अपवाद भी हैं जिसमें बताया गया है कि कौन सी संपत्ति है जिसका अंतरण नहीं किया जा सकता है। मित्रों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो हमें कमेंट्स करके बताइएगा। कमेंट्स के साथ लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।